वेलकम नहीं, आज हेलो एंड वेलकम नहीं, आज खमागनी भाई साहब, खमागनी बहन जी, पधारो मारे देश राजस्थान। और आज हम सिर्फ एक राजस्थान की बात नहीं बल्कि दो राजस्थान की बात करेंगे। पहला राजस्थान जहां पर उदयपुर का सिटी पैलेस, जयपुर का हवा महल और न जाने अनेकों राजमहल और ऐसे अनेकों आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे जो आपकी आंखों को चौंधिया देंगी। वहीं पर महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी जी जैसा मतलब अनेकों वीर गाथाएं आपको मिलेंगी जो कि अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। वहीं पर आपको दाल बाटी चूरमा का टेस्ट भी मिलेगा, तो वहीं पर सारंगी का धुन और घूमर नाच भी मिलेगा, और वहीं पर आपको अतिथि देवो भव जैसा संस्कार भी मिलेगा। यह है हमारा प्यारा राजस्थान, जो कि पूरे भारत में मतलब वन ऑफ द स्टेट ऐसा है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में से एक ऐसा स्टेट है जो कि अपने आर्किटेक्चर, अपनी कल्चर के लिए जाना जाता है। और मैं भी बहुत दिनों तक राजस्थान में गया हूं, पर आज हम उस राजस्थान की बात नहीं करेंगे जो जिसकी कल्चर, जिसका इतिहास बहुत एनरिच्ड है। आज हम दूसरे राजस्थान की बात करेंगे जहां पर पानी की समस्याएं हैं। पानी को लाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना होता है, और वही अगर आप लेकर के भी आ गए तो वो पानी कंटेमिनेटेड रहता है। आज हम उसी राजस्थान की बात करेंगे जहां पॉवर्टी है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पर बिजली अभी तक नहीं गई है, और अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 3.2% का है तो राजस्थान का जो डेटा है वो 4.4% का है। और अगर यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो 30.2% का हो जाता है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, और बिजली की समस्याएं ऐसी है कि आप समझ लीजिए कि मतलब 38% जो बिजली है, समझिए कि रूरल हाउस होल्ड तक अभी तक नहीं पहुंचा है। 21st सेंचुरी में अगर सोचिए कि कोई गांव ऐसा है जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है तो कितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी। पर इन सभी चीजों को लेकर के आज के लिए, आज आप राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, और वो खुशखबरी ऐसी है कि वहां की जो 8 करोड़ की जनसंख्या है, वो 8 करोड़ की जनसंख्या जो कि 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा वाले भूभाग में है, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि अब राजस्थान में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, और 1.2 लाख करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे कितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट होगा, ह्यूज कंस्ट्रक्शन होगा, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पानी की समस्याएं दूर हो सकती हैं। जो 38% रूरल हाउस होल्ड तक बिजली नहीं पहुंची है उन सबको बिजली पहुंचाई जा सकती है। जो 30% युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सकता है। और यह सब हो रहा है जब थर्सडे को मोदी जी वहां जाते हैं और 1.2 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यह इन्वेस्टमेंट जो है, आप गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप राजस्थान से हैं तो आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने सुना है कि यार कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे तो यार इतनी ज्यादा भीड़ आई थी कि समझो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तक टूट गया था। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मिंट का ये रिपोर्ट है जिसमें ऐसा बताया गया। पर ये है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, वहां पर देखिए माही, एक चीज और, कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो मुझे प्रोनाउंस करने के लिए उतना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि राजस्थानी लोकेशंस बहुत ज्यादा, मतलब एक बिहारी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, आप समझ लो आप। तो अब देखिए वहां पर क्या है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने मतलब 4 ऐसे एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किए हैं। ये हर एक जो पावर प्रोजेक्ट है वो 700 मेगावाट का है, जो कि 4 है तो टोटल 42,000 करोड़ तक का हो जाता है। और इस प्रोजेक्ट को जो है वो अणुशक्ति विद्युत निगम, जिसको अश्विनी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इनके द्वारा ये बनाया जाएगा। अब ये जो अश्विनी है ये 2 कंपनियों के मेल से बना है, एक एनटीपीसी और एक एनपीसीआईएल। अब ये एनटीपीसी क्या है, एनपीसीआईएल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर आप समझिए एनटीपीसी और एनपीसीआईएल मिल करके अश्विनी नाम का एक तरीके से बनाती है कंपनी, जो कंपनी यहां पर 4 ऐसे एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। कौन से? 42,000 करोड़ का। और वो हर एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो 700 मेगावाट की जो बिजली है वो जनरेट करेगी। और ये जो पूरा पावर प्रोजेक्ट से आप सोचेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये PHWR प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। अब ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्या होता है कि जो
नेचुरल यूरेनियम होता है ना। अब ये एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट से कैसे बिजली निकलती है, आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक मशीन होता है, उस मशीन में हम आलू डालते हैं और सोना निकलता है। नहीं, ये नहीं होता है। उस मशीन में हम क्या करते हैं कि जब यूरेनियम 235 या यूरेनियम और जो उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं उनको अगर हम तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे और मतलब एटम्स में डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज मतलब एनर्जी रिलीज होता है। और उस एनर्जी जब रिलीज होता है तो उस एनर्जी की वजह से वहां जो मतलब कूलेंट होता है, जो वाटर होता है, वो हीट होता है, और उस वाटर के हीट होने की वजह से वो स्टीम पैदा करता है। और उस स्टीम की वजह से, उस स्टीम से हम क्या करते हैं, टरबाइन नचाते हैं। और जब टरबाइन नाचती है फिर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ तो फिर क्या होता है, फिर भाई कंस्ट्रक्शन होता है। फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री में कर सकते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम होता है। और इस पूरे सिस्टम में अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है जो यूएसए में होता है। अब इस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है कि नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम और इनरिच्ड यूरेनियम। तो नेचुरल यूरेनियम में 0.7% यूरेनियम होता है, और इनरिच्ड यूरेनियम में आप समझ लो कि उसको जो यूरेनियम का कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। तो हम अब डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए हम नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं और हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब देखो इससे फायदा क्या है। फायदा सबसे पहले ये पावर जनरेशन होगा भाई। 700 मेगावाट का अगर चार हम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो भाई इससे क्या हो जाएगा, 2800 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जिससे हम 24 घंटा जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये जो रिएक्टर है वो इंडिजिनस है। इंडिजिनस का क्या मतलब होता है कि इसको हमने खुद के अपने देश में बनाया है, हम दूसरे देश के ऊपर में निर्भर नहीं है। तो अगर हम खुद के देश में बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों को स्किल भी मिलेगा, लोगों को पता भी चलेगा। तो हम यहां पे मजदूर पैदा नहीं करेंगे, हम यहां पे स्किल्ड लेबर, इंजीनियर्स, ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्लीन एनर्जी तो मिलेगा एक तरीके से, आप समझ लो। उसके बाद क्लीन एनर्जी क्यों मिलेगा, क्योंकि इस न्यूक्लियर एनर्जी से क्या होता है कि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। और हमको पता है कितना भी फॉसिल फ्यूल आप यूज कर लो, लेकिन दिल्ली का हाल तो पता ही है आपको कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है। और राजस्थान में अगर हम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हवा जो है वो भी साफ रहेगा, कार्बन एमिशंस भी नहीं होंगे, तो जो पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं वो भी नहीं होंगी। और उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है कि भाई 42,000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो सोच लो कि रोजगार किस लेवल पे होगा। और अगर रोजगार होगा तो लाइफ स्टाइल वहां के लोगों के लिए कितनी ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये भी है कि भाई अगर हम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स अपने देश में लगा रहे हैं, और स्पेशली वो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं जो कि इंडिजिनस है, जो कि अपने देश में बनाया गया, तो भाई मेक इन इंडिया का जो है वो भी प्रमोशन पूरी दुनिया में हो जाएगा। उसके बाद यही नहीं, अभी तो और सुनिए क्या है। अब RSDCL जो है वो नोक सोलर पार्क जो है वो लगा रही है, जिससे 925 मेगावाट जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसमें इस 925 मेगावाट में अकेले एनटीपीसी के द्वारा 735 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। और देखो इसमें अब पूरा स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद जो मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया कि अवादाज में उन्होंने दो तरह का, एक तो 1560 मेगावाट पावर का जो ये सोलर एनर्जी है वो जनरेट मतलब वाला जो प्लांट है उन्होंने लगाया। उसके बाद 2500 मेगावाट आवर का जो बैटरी स्टोरेज है उसको वो कैपेसिटी उन्होंने लगाया। उसके बाद जो अवादाज का जो 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है उन्होंने डूंगागढ़ है वहां पर भी उन्होंने लगाया। आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि डूंगागढ़ से अगर कोई है तो। उसके बाद जो मतलब एक तरीके से अगर ओवरऑल समझे ना तो टोटल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो 19,210 करोड़ का है। और ये अब समझ लो कि इस 1910 के अगर हम सिर्फ ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडिया आने वाले टाइम में एक तरीके से एनर्जी कैपिटल बन सकता है। और अगर इंडिया ग्रीन एनर्जी का कैपिटल बनेगा तो भाई इंडिया का कैपिटल कौन बनेगा ग्रीन एनर्जी का? राजस्थान बनेगा। और भाई अगर राजस्थान में इस तरह की चीजें हो रही है, इससे क्या हो जाएगा कि राजस्थान जो है वो सोलर एनर्जी का हब बन जाएगा। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है ये 1560 का 2500 मेगावाट का, इसकी वजह से क्या हो जाएगा सोलर पावर जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो होगा। अब देखो क्या होता है सिचुएशन कि अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है बन रहा है तो क्या होता है कि जब तक कि भाई सूर्य नारायण है तब तक जो है वो सोलर पैनल्स के ऊपर में रोशनी पड़ती रहती है, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। रात होती है फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद हो जाता है। इसकी वजह से हम यहां पे क्या कर रहे हैं, आप यहां पे गौर से देखिएगा कि यहां पर हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी लगा रहे हैं कि 2500 मेगावाट तक का। यहां पर हम 1560
यहां पे हम 735 और हम 2500 मेगावाट का हम बैटरी स्टोरेज लगा रहे हैं, जिसकी वजह से फायदा ये हो जाएगा कि हम जो भी फालतू का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसको हम वहीं पर बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, और इसकी वजह से दिन हो चाहे रात हो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब फ्लो है वो होता रहेगा। और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जो 19,210 करोड़ का हम लगा रहे हैं, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑफकोर्स होगा, जॉब्स जनरेट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पे हम मजदूर पैदा नहीं करेंगे, हम यहां पे स्किल्ड लेबर पैदा करेंगे, और इससे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है वो तो होगा ही। और साथ में जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर में डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम होगा। जो हमारा क्लाइमेटिक गोल है, जो हम बड़ी बड़ी बातें यूएन में आकर के करते हैं, वो सब हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखो फॉसिल फ्यूल जो मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर में डेवलपमेंट कम होगा, तो इससे फायदा यह है कि भाई अगर अभी हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर में डिपेंडेंट है, तो हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो हमारे ऊपर यूएसए सैंक्शन लगा रहा है, वो बोल रहा है कि हमसे खरीदो, सऊदी अरेबिया से खरीदो, उसके बाद ये ईरान से खरीदो, जिसकी वजह से अगर हमारे ऊपर किसी देश के द्वारा सैंक्शन लगा दिया जाता है, या कोई देश अगर बोल देगा कि हम आपको क्रूड ऑयल नहीं सप्लाई करेंगे, तो हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। लेकिन हम धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं भाई कि हमारे देश में अगर क्रूड ऑयल हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने देश में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स लेके आ सकते हैं जो कि ग्रीन एनर्जी हो, जिसमें हमें किसी दूसरे देश का डिपेंडेंट ही ना हो, किसी दूसरे देश का के ऊपर में मतलब का प्रेशर ही ना हो। हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, हम सोलर पैनल्स में इन्वेस्ट करेंगे, हम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल में सोवरेन कंट्री कहलाने लगेगा। अब देखो उसके बाद यही नहीं, उसके बाद हम ट्रांसमिशन के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं। ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है कि देखो अगर हमने बिजली पैदा कर ली, अब अगर हम राजस्थान के मरुस्थली वाले इलाके में, ये वाला आप राजस्थान देखो, कहां गया राजस्थान, ये वाला आप देखो, ये है थार डेजर्ट, ये है आपका जहां पर राजस्थान के जनरली लोग रहते हैं। अब अगर इस पूरे राजस्थान वाले इलाके में, मरुस्थली वाले इलाके में अगर हमने वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगा दिए, तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा? इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि भाई प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के हमें शहर भी तो लाना पड़ेगा, ऐसे जगह पे तो लाना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो फिर उस राजस्थान के उस पार्ट से दूसरे जगह कैसे लाएंगे? तो भाई उसके लिए हमें बड़े बड़े टास या ट्रांसमिशन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करने होंगे, और इसी वजह से हमने ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स बनाए हैं। कितने करोड़ का भाई? तो 1-2 करोड़ नहीं, 13,180 करोड़ रुपए का हमने ट्रांसमिशन लगाया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं उसका फ्लो मेंटेन रहेगा। और अगर उसका फ्लो मेंटेन होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बाकी दूसरे स्टेट्स हैं, राजस्थान के अगल बगल में है, गुजरात है, बिहार है, बिहार नहीं है, ओके, तो ऐसे दूसरे स्टेट्स में हम उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर भी कर पाएंगे, और इसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। अगर हम ट्रांसमिशन के ऊपर में खर्च करते हैं, तो हमें क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको अगर हमें दूसरी जगह भेजना होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारी बिजली जो है, बहुत सारी एनर्जी जो है, वो कहीं ना कहीं भेजने में ही वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम एफिशिएंट ट्रांसमिशन यूज करेंगे, जिसकी वजह से पावर जो एनर्जी का लॉस होता है, जो पावर का लॉस होता है भेजने में, वो कहीं ना कहीं घटेगी, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी जो है हम एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। और अगेन जहां जहां पैसा खर्च होता है, जहां जहां कंस्ट्रक्शन होगा, वहां वहां रोजगार पैदा लेगा। उसके बाद पीएम कुसुम इनिशिएटिव भी हमने लगाया कि 16,050 करोड़ रुपए का हमने पीएम कुसुम योजना हमने चलाया, मतलब हमारे द्वारा नहीं, हमारे सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें क्या हो जाएगा कि भाई ये वैसे राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे जगहों में चलाया गया, जिससे क्या हो जाएगा कि जो रोजगार, जो किसान हैं, जो कि खेती के ऊपर में बेस्ड रहते हैं, उनको मतलब सोलर पंप दिया जाएगा कि भाई वो जो सिंचाई करते हैं उसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जो सरकार देती है, वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे उस सोलर पैनल से, और फिर इलेक्ट्रिसिटी से खुद की सिंचाई, खुद के खेत की सिंचाई तो कर ही पाएंगे, साथ में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होगा वो वापस से सरकार को बेच पाएंगे, जिससे उनका एक्स्ट्रा इनकम बनेगा। और एक्स्ट्रा इनकम अगर हमारे किसानदाताओं का, हमारे अन्नदाताओं का बन रहा है, मतलब जो किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है। जो किसान, मतलब जो किसान के घर में बिजली नहीं आ पाता है, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो किसान को बिजली मिल पाएगा। मैंने आपको बताया ना, 30% जो रूरल हाउस होल्ड है उनको बिजली नहीं पहुंच पाता है, तो खुद की बिजली को कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। रूरल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा कि भाई अगर मतलब रूरल एरिया में क्या होता है कि भाई जो लोग होते हैं उनके पास ज्यादा रोजगार नहीं होता है, उनके पास ऐसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है जिसकी वजह से वो अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर पाएंगे। लेकिन अब उनके पास क्या हो जाएगा, भाई बिजली को प्रोड्यूस करो और उसके बाद शहर को बेचो। मतलब शहर जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाता है ना, वो गांव से बिजली ले पाएगा, और अगर गांव से बिजली ले पाएगा फिर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम रूरल हाउस होल्ड्स में जनरेट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इससे कोई बीमार पड़ जाएगा चाहे कुछ भी नहीं।
हाँ, इसमें रिस्क हैं, बहुत सारे रिस्क हैं कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसमें क्या होता है कि भाई कंटेमिनेशन होने की संभावना होती है। आपने बहुत सारा इसमें केस भी देखा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी देखा होगा, उसके जापान में भी देखा होगा, रशिया में भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें। तो इसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको कहाँ पे डिस्पोज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे बेनिफिट पूरा क्या हो जाएगा कि राजस्थान जो है वो इंडिया का एनर्जी कैपिटल बन पाएगा। और इसीलिए मैंने बोला है कि भैया राजस्थान जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया का दुबई कहलाने लगेगा। और देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्बन का फुटप्रिंट कम होगा। तो जो हमारा गोल है, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि हम बार बार एग्जाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया का गोल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में हमने क्या क्या किया था। तो उन सब का जो क्लाइमेट गोल है वो हमारा हो पाएगा, जॉब्स जनरेट होगा, हम इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। उसका मेक इन इंडिया जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि हमें जो है वो रिएक्टर्स हम खुद से बनाएंगे। मतलब अगर हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स अगर खुद से बना रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम खुद से ज्यादा से ज्यादा हम रिएक्टर्स बना पाएंगे, सोलर पैनल्स बनाएंगे। क्योंकि अगर सोलर पंप हम बना रहे हैं, सोलर पैनल्स बना रहे हैं, तो सोलर पैनल्स बनाएंगे क्या पाकिस्तान से बन के आएगा? नहीं, इंडिया में बनाएंगे ना। तो इसीलिए उसके बाद इंडिया जो है उसका जो स्टेचर है वो पूरी दुनिया के लेवल पे भी बेटर होगा। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इन सब चीजों को साकार कर रहा है सरकार नहीं, जो कंपनी इन सब चीजों को कर रही है। अब ये छुटपुट कंपनी नहीं है, अब ये ऐसा नहीं है कि भाई रिलायंस या अडानी, खैर वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। लेकिन देखो, एनपीसी जो है ना इंडिया का पावर जायंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट पावर कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी को भी दे दिया, हमने उनको दिया है जो ऑलरेडी इसके ऊपर में कई सालों से कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम कर चुके हैं। तारापुर आपको पता है राजस्थान में ही है, वो भी जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो भी एनटीपीसी के द्वारा ही बनाया गया था। अब ये पहले क्या करती थी कि थर्मल पावर के ऊपर में काम करती थी। थर्मल का मतलब क्या होता है? कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। भाई कोयला से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है? तो भाई कोयला से पहले पानी गर्म होता है, फिर पानी से स्टीम से क्या करते हैं, टरबाइन को नचाते हैं और फिर बन जाता है। तो फिर इनको थर्मल पावर में मतलब कंप्लीटली आप समझो कि बहुत एक्सपीरियंस प्राप्त है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इसको आप समझ लो कि एनटीपीसी को आपको समझना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजन है। अब ये एनटीपीसी को थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में मतलब बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये एनटीपीसी क्या करिए, एनपीसीआईएल के साथ मिल रही है। ये एनपीसीआईएल क्या है? न्यूक्लियर मास्टर्स है। इंडिया की सरकार ने इसको बनाया ही इसीलिए है ताकि हम अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बना सके। तो इनके पास एक्सपर्टीज है, न्यूक्लियर एक्सपर्टीज है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का इनको पता रहता है, रिएक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं ये इनको पता होता है। मतलब एक तरीके से समझ लो कि एटॉमिक एनर्जी का जो पूरा ब्रेन है ना वो ये है। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये दोनों मिलके भैया एक प्रोड्यूस करते हैं अश्विनी जैसा कोई कंपनी जो कि ये काम करेगा, तो समझ लो कि ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ जिनको थर्मल पावर प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर सेक्शन, न्यूक्लियर एरिया मतलब न्यूक्लियर वाले फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। दोनों मिल करके एक कंपनी बनाते हैं और दोनों कंपनी मिल करके ये इनका जो पूरा अश्विनी का टारगेट है वो क्या है कि भैया जो इंडिया का जो नेक्स्ट जनरेशनल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बनाना है। क्योंकि इंडिया जो है वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से क्या करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेगा। अब उस रिन्यूएबल एनर्जी में हम सोलर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको फास्ट और क्या करना है, मेक इन इंडिया के ऊपर में फोकस है कि हम अपने देश में ही बनाएंगे। अब क्यों राजस्थान को चूज किया गया है? राजस्थान ही क्यों भाई? 3 लाख मतलब 3.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की भूमि वाला ये राजस्थान है, जहां पर 8 करोड़ पॉपुलेशन है। और उस 8 करोड़ की पॉपुलेशन में मतलब वो जनरली हाफ पॉपुलेशन इधर है। और इसी वजह से जो पूरा राजस्थान का जो एरिया है वो ऐसा नहीं है कि डेंसली पॉपुलेटेड है। जैसे बिहार डेंसली पॉपुलेटेड है, यूपी डेंसली पॉपुलेटेड है, दिल्ली हाई डेंसली मतलब हाईली डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है, यूटी है। लेकिन राजस्थान के साथ ऐसा नहीं है। अब राजस्थान में इसी वजह से क्या होगा कि भैया सोलर हेवन बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एरिया है। और जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है वो ऐसे एरिया में बनाया जाता है जहां पे बहुत दूर दूर तक टेरिटरी है, बहुत दूर दूर तक खाली मैदान है। राजस्थान के पास है, बिल्कुल है। तो इसीलिए अब देखो, जहां बंजर जमीन है, जहां पर हम पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, वहां पे हम सोलर पैनल बिछा दे। मतलब पूरे साल में 300 दिन यहां पे धूप रहता है, समझ लो। तो ऐसे जगह पर हम क्या करते हैं, सोलर पैनल बिछाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये सोलर हेवन बन जाएगा। उसके बाद बहुत बड़ा लैंड है। उसके बाद वेस्टर्न राजस्थान में, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये सेफ्टी कंसर्न्स में भी ये मतलब आगे आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी भी है, वहां पर वाटर का, ग्रिड का भी एक्सेस उनको मिल जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो जो है सो है ही।
ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, इससे रिलेटेड अगर वाव फैक्ट्स आपको दे तो भाई ये नहीं 42,000 करोड़ रुपीस का तो ये बंसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बना है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये राजस्थान को जनरेट मोर सोलर। अब देखो इतना ज्यादा राजस्थान में अगर हम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं कि अगर इसको सही से यूज किया जाए तो राजस्थान अकेले पूरे देश के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। और 2500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज हम अगर बनाएंगे जैसे पुगाल में बनाया जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि राजस्थान जो है वो स्टोर भी कर पाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताए, बार बार क्यों ही बताऊंगा। ओके, और इससे जो है सेल्फ रिलायंट, मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीजें यहां पर डेवलप हो जाएंगी। भाई यही था जो था। अगर आप लोग राजस्थान से थोड़ा प्यार दिखाइए, अगर आप राजस्थान से नहीं है तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके स्टेट में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, तो आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या अगर राजस्थान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो सही हो रही है या नहीं, और बाकी और चीजें क्या करना चाहिए। वाटर कंटेमिनेशन वाला एरिया ऐसा है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहा है तो इससे वाटर कंटेमिनेशन बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि जो कूलेंट यूज करते हैं हम उस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में वो वाटर का ही होता है जनरली, हम ठीक है हेवी वाटर का यूज करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेस्ट भी जनरेट हो सकता है, और न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हो जाएगा तो वाटर कंटेमिनेशन भी बढ़ेगा। तो मतलब थोड़ा सा रिस्क भी है। रिस्क क्या क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या ये सिर्फ प्रॉमिस है या फिर ये रियलिटी हो सकता है। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड जय हिंद। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार।